हुई का जो उकार। हाँ, कुछ कर रहे हैं क्या भी? दीपक उपाध्याय आपका बंद नहीं है माइक। अच्छा, अब बंद हुआ है इसमें। खुला था क्या किसी का? ठीक। तो इस तरह से किम भुक्तम, और जब ये मयः उवा सूत्र नहीं लगा तब किमु उक्तम था। और यहाँ पर एक कच है, निपात है, प्रगृह संज्ञा हो गई, प्लुत प्रगृह संज्ञा किससे? निपात का जनांग से। और फिर निपात का जनांग से प्रगृह संज्ञा होने के बाद प्लुत प्रगृह चिन्हितम से प्रगृभाव हो गया। तो किमु उक्तम ये दूसरा प्रयोग बना। दो उदाहरण इस तरह बने। अब इको असवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च, इस सूत्र को हम लोग पढ़ रहे हैं। इकः असवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च। इकः एक पद है, असवर्णे दूसरा पद है, साकल्यस्य तीसरा है, और ह्रस्वः ये जो है चौथा है। च ये पांचवा, पांच पद हैं इसमें। तो इक को षष्ठी है, तो इक को अब आगे असवर्णे, असवर्णी परे रहते, और असवर्णी में ही अच आकर के जुड़ जा रहा है, तो असवर्णी अच परे रहते हैं। एक को असवर्णी अच परे रहते हरस साकल्य से, माने साकल्य ऋषि के मत में, साकल्य ऋषि के मत में एक को असवर्णी अच परे रहते ह्रस्व, ह्रस्व होता है। ठीक है। एक को असवर्णी अच परे रहते ह्रस्व होता है साकल्य ऋषि के मत में। ये अर्थ हुआ। इक से आप लोग परिचित हैं। जब एक एक पदों पर विचार करेंगे तो आपका अर्थ निकल जाएगा और कोई क्लेश नहीं होगा। एक एक पदों पर इक को आप जानते हैं। इक माने ई उ रिल री, यही चार इक में आते हैं। अच्छा, अब दूसरा सवर्णी आप जानते हैं। सवर्ण संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र आया था? कोई तुल्यास्य बताएगा? प्रयत्न सब। हाँ, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तो वो किसकी सवर्ण संज्ञा करता है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम किन दो वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा करता है? जिसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो उनका। समान हो। तो जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो, उन दो वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र करता है। अच्छा, और जिनका उच्चारण स्थान और, या तो उच्चारण स्थान अथवा प्रयत्न समान न हो, वो परस्पर में क्या कहे जाएंगे? सवर्णी नहीं होंगे। जब उच्चारण स्थान और जो है कि प्रयत्न समान नहीं होगा तो सवर्णी नहीं होंगे। तो सवर्णी नहीं होंगे तो क्या कहे जाएंगे? असवर्णी। असवर्णे। उनको असवर्ण कहा जाएगा। जो सवर्ण नहीं होते उनको क्या कहा जाता है? असवर्ण। तो वही है असवर्ण। तो इक को, हाँ, अथवा ये कहिए कि इक से परे, है ना, इक से परे असवर्णी अच हो तो इक को ह्रस्व होता है। इक को ह्रस्व होता है। कब होगा? इक से असवर्णी अच परे हो तो वही कह रहे हैं
ये पदांता इक ह्रस्वा वा, तो पदांत इक को ह्रस्वाहा वा, पदांत इक को, पदांत भी ऊपर से आ रहा है, तो पदांत इक को ह्रस्व विकल्प से होता है। कब होता है? असवर्णे अचि, असवर्ण अच परे रहते। ठीक है। अब एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। चक्री अत्र, दंडी अत्र। ठीक है। चक्री, दंडी, कुंडली, ये सब कोई उदाहरण ले लीजिए। चक्री अत्र, अब यहाँ चक्री अत्र में कितने वर्ण हैं? चक्री में, चक्री में कितने वर्ण हैं? कौन बताएगा? 5 वर्ण है। 5 वर्ण हैं। कौन कौन है? बोलिए। च, अ, क, र और ई। हाँ, च, अ, क, र और ई। जो अंतिम वाला ई है वो दीर्घ है कि ह्रस्व है? दीर्घ। दीर्घ है। है। दीर्घ। तो दीर्घ है तो चक्री, और फिर आगे है अत्र। अब ध्यान देने वाली बात है, अंतिम में जो दीर्घ ई है वो इक में आता है, हाँ। इक प्रत्याहार में आता है। अरे जी एक सर। प्रत्याहार में देख, एक प्रत्याहार जाकर के वर्ण समानाय में देखो, ह्रस्व इकार वहां है कि दीर्घ इकार है? हम्म, वहां ह्रस्व इकार है कि दीर्घ इकार है भाई? हर्ष बेकार। तब फिर कैसे आता है? आएगा? यस सर। हाँ आएगा। कौन कह रहा है? किसने कहा आएगा? जी सर। सौरभ। हाँ, सौरभ कह रहे हैं आएगा। कैसे आएगा जी? अपने सवर्णी का बोधक होता है सर। हाँ, यही जानने के लिए, यही पूछने के लिए, यही आपको और अधिक दृढ़ करने के लिए कि आप कहीं इस चक्कर में, इस बात में न फंस जाएं कि दीर्घ इकार है तो इक में नहीं आएगा। अरे भाई, जहां आपने तुल्यास्य प्रयत्नम पढ़ा वहीं पर अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय नहीं पढ़े कि जिसका स्थान प्रयत्न को अपने सवर्णियों का बोधक होता है, ऐसे सवर्णी अपने जो है कि अन्य सवर्णियों के बोधक होते हैं। तो ई, दीर्घ ई और ह्रस्व ई का उच्चारण स्थान और प्रयत्न एक है, तो क्यों नहीं सवर्णियों का बोधक होगा? तो आपको दृढ़ करने के लिए तो हो गया, इक में आ गया। कौन? चक्री का ककार उत्तर, माने जो ककार रेफोत्तरवर्ती जो दीर्घ इकार है वो इक में आ गया। और उससे परे असवर्णीय अच हो, तो उससे परे यहाँ पर अच है। पहले तो अच देखिए है क्या है, कौन सा वर्ण है? अवर्ण है। अवर्ण है। अवर्ण जो है वो इसका इकार का सवर्णी है कि असवर्णी है? अश्रवर्ण है। क्यों? क्योंकि इकार का उच्चारण स्थान तालु है, इकार का, और अकार का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ है। तो तालु और कंठ ये दोनों अलग स्थान हो गए। तो अकार का कंठ, इकार का तालु, कंठ तालु भिन्न भिन्न है। एक स्थान हो जाते तब तो इनकी सवर्ण संज्ञा होती, और इनके स्थान भिन्न भिन्न हो गए इसलिए असवर्णी हो गए। तो असवर्णी अच परे है तो ह्रस्व हो जाएगा। ठीक है। तो ह्रस्व हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? चक्री। ठीक है। क्या बन जाएगा? चक्री। और अत्र
चक्री अत्र। इतनी बात समझ गए? एक जी। प्रयोग बन गया, चक्री अत्र। अब बात यहाँ ये आई कि भाई चक्री अत्र में इको यणच से यण हो सकता है कि नहीं? हाँ, शक- हो सकता है। हो सकता है, तो यण हो जाए यदि प्राप्त है। कोई ऐसा तो है नहीं, बाधक कोई है नहीं, प्रकृति भाव कहीं से हो नहीं रहा है, किसी प्रकार का और कोई बाधक तत्व नहीं है। यदि प्रकृति भाव हो जाता तब कहा जाता है कि भाई प्रकृति भाव में संध्या भाव हो जाता है, संधि का भाव हो जाता है, तो नहीं होगा। जैसे आपने हरि ये तो इत्यादि में देखा, लेकिन यहाँ तो कोई प्रकृति भाव करने वाला सूत्र नहीं मिला, कोई प्रकृति भाव करने वाला सूत्र नहीं है। तो चक्र जो यहाँ पर इको सवर्ण साकल्य से ह्रस्व से जो ह्रस्व हुआ है, चक्री के दीर्घ इकार को जो ह्रस्व इकार कर दिया गया, चक्रियत्र हुआ। यहाँ पर इस इक को यण करने में कोई बाधा नहीं, तो इको यण से यण हो जाना चाहिए। ये प्रश्न आया तो उसका उत्तर दे रहे हैं, ह्रस्व विधि सामर्थ्यात् न स्वर संधि। अब इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है कि देखिए, चक्री अत्र माने इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च सूत्र लगने के पहले चक्री में दीर्घ इकार था ना, दीर्घ इकार था, चक्री अत्र। यहाँ इको यण से यण हो जाता कि नहीं? दीर्घ इकार को यण होता है, अथवा ह्रस्व इकार को यण होता है, अथवा दोनों इकार को यण होता है, क्या है? दोनों इकार को होता है। दोनों इकार को यण हो दोनों इकार जाता है। को, चाहे ह्रस्व इकार हो चाहे दीर्घ इकार हो, दोनों इकार को यण हो जाता है। अब जब दोनों इकार को यण हो जाता है तो ह्रस्व करके यण किया जाए और ह्रस्व करने के पहले यण किया जाए, दोनों में कोई अंतर? माने जैसे ह्रस्व इकार के स्थान पर यह होगा, तो क्या वो यह दूसरा होगा, अथवा वही यह होगा जो दीर्घ इकार के स्थान पर होता है? वही यह माने होगा दीर्घ गुरुजी। इकार ह्रस्व इकार दोनों इकारों के स्थान पर जो यण होता है, यह होता है, उसमें कोई अंतर है? नो सर। कोई अंतर नहीं। तो अब बताइए, इतना तो आप भी समझ सकते हैं कि 1 रुपए देकर के जो सामान मिल रहा हो, वही सामान ठीक 1 रुपए में मिल रहा हो, तो 2 रुपया देकर के आप सामान खरीदेंगे कि 1 रुपया देकर? 1 किलोमीटर कहीं जाने में जमीन मैंने पैदल जाना हो और वहां आप पहुंच जाएंगे, तो और रास्ता भी साफ है, सब कुछ ठीक है, तो 1 किलोमीटर पैदल चल करके वहां उस स्थान पर पहुंचेंगे कि घूम करके 3 किलोमीटर वाले रास्ते से जा करके उस स्थान पर पहुंचेंगे? किस रास्ते से जाएंगे? 1 किलोमीटर वाले से ही। 1 किलोमीटर वाले से, क्योंकि पहुंचना वही है। तो दोनों में अंतर पहुंचना है केवल। तो जब यण ही करना है, तो यण करना है तो दीर्घ ई रहे तब भी यह होगा तो वैसे ही होगा, ह्रस्व ई हो तब भी यह होगा तो वैसे ही होगा। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ह्रस्व करना व्यर्थ होगा कि नहीं व्यर्थ होगा? इको सवर्णे साकल्य से ह्रस्वश्च से ह्रस्व करना क्या होगा? व्यर्थ होगा कि क्या होगा? यदि यण कर देंगे तो यण करने पर ह्रस्व समझ में आएगा? ह्रस्व करने का कोई फल मिलेगा? वो तो दीर्घ रहने पर भी हो जाता। कोई ये समझ पाएगा कि जब यण हो जाएगा तो ये समझ पाएगा कि यहाँ दीर्घ इकार था कि ह्रस्व इकार था? हम्म नहीं। क्यों हमारी बात नहीं? तो किसका करना, कौन सा कार्य करना व्यर्थ हो जाता? ह्रस्व करना व्यर्थ हो जाता कि यण करना व्यर्थ होता? क्या वहां नहीं दिखता? हर्ष करना।
हरस्व करना व्यर्थ हो जाता है। तो इसलिए यहाँ लिख रहे हैं हरस्व विधि सामर्थ्यात्, हरस्व विधि होने के कारण, हरस्व विधि होने के कारण न स्वर संधि, है ना, स्वर संधि नहीं होगी। तो हरस्व विधि, क्योंकि हरस्व हुआ है तो हरस्व करना व्यर्थ हो जाएगा। अब मान लेते हैं आपके घर में कहीं गंदा पानी एकत्रित हो गया है, उस गंदे पानी को फेंकना है, तो उसको गर्म करके फेंकेंगे कि ऐसे ही फेंक देंगे? ऐसे ही फेंक देंगे। आकि गर्म करेंगे फिर फेंकेंगे? नहीं, अगर गर्म करेंगे तो इसका मतलब समझने वाला समझ जाएगा भाई पीने के लिए गर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका प्रयोजन भिन्न हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं, जब ह्रस्व कर दिए तो ह्रस्व करने का मतलब जैसे वहां पानी को गर्म कर दिए तो हम समझ गए कि इस पानी को पीना है, तो उसी तरह से ह्रस्व कर दिए तो इसका मतलब ये हो गया कि अब यहाँ यण नहीं होगा, यण होगा तो ह्रस्व करना व्यर्थ हो जाएगा। तो वही वो कह रहे हैं ह्रस्व विधि सामर्थ्या न स्वर संधि कहीं भी, क्योंकि फिर इस सूत्र का कार्य ही व्यर्थ हो जाता, इस सूत्र का कोई प्रयोजन नहीं रहता। इसलिए जहां पर सूत्र के लगने के बाद कोई और कार्य हो और पूर्व वाले सूत्र का कार्य दिखाई न दे, पूर्व वाले सूत्र का जो प्रयोजन है वह सिद्ध न हो रहा हो, तो जो सूत्र लगता है उसके कार्य के बाद कोई और कार्य नहीं होता, ये नियम है। तो यहाँ पर एक बार जब ह्रस्व हो गया तो यण संधि प्राप्त हुई, प्राप्त जो यण संधि है कोई यण जिससे वो नहीं होगी। हाँ, अब दोबारा दोबारा जब वो ये सूत्र नहीं लगा, इको सवर्ण साकल्य से ह्रस्वस्य, तब तो आकर के जो सुधि मैंने तब तो यहाँ पर चक्री अत्र है, इको यण से यण हो जाएगा, चक्रयत्र बन जाएगा। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं? दो प्रयोग, जब ह्रस्व होगा तो स्वर संधि नहीं होगी तो चक्री अत्र ही रहेगा, और जब दीर्घ माने ह्रस्व नहीं हुआ तो सूत्र नहीं लगा तो यण करो, यण करने का चक्रयत्र ये प्रयोग बनेगा। अब समझे कि नहीं? कोई संदेह हो तो बताइए। ठीक। अब आगे कहा पदांता किम, पदांत इक को ह्रस्व होता है ऐसा क्यों कहते हैं? तो उसमें एक प्रयोग लिया है गौरी धन औ, गौरी धन औ। अब आप गौरी धन औ है, इसमें जो गौरी में रेफोत्तरवर्ती जो इकार है, दीर्घ इकार, रकारोत्तरवर्ती जो दीर्घ इकार है वो इक में आएगा कि नहीं? वो इक में आएगा? आएगा। अच्छा, और उसके आगे क्या है? औ है। औ असवर्णीय है, इकार का असवर्णीय है अथवा सवर्णी है? क्या है? असवर्णी अथवा सवर्णी क्या है? सवर्णी। असवर्णीय है। क्यों क्यों असवर्णी है? क्योंकि ई का उच्चारण स्थान तालु है और अ का उच्चारण स्थान कंठ है। यहाँ अ है। अरे औ गौरी धन औ औ की बात हो रही है। तो औ है तो औ का कंठोष्ठ। उच्चारण स्थान कंठ है। ओ दौ तो ओ ए दैतो ओ दौ तो कंठोष्ठम, कंठोष्ठ है। तो दोनों के उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न हो गए। जब भिन्न भिन्न हो गए तो फिर जो है कि यहाँ असवर्णीय अच पर ही मिल गया। तो यहाँ पर भी क्या होने लगेगा? यहाँ पर भी एक बार ह्रस्व होने लगेगा, और यहाँ ह्रस्व नहीं होता है। यहाँ दो रूप नहीं बनते हैं, गौरी गौरी और
एक रूप, और फिर चक्रियत्र और चक्रयत्र, ये दो रूप जैसे यहां बनते हैं वैसे वहां नहीं बनेंगे, ठीक ना। तो इस तरह से दो रूप यहाँ नहीं बनता है, यहाँ गौरियौ एक ही रूप बनता है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि पदांतिक को ह्रस्व होता है। हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी। यस सर। अच्छा, तो पदांतिक को ह्रस्व होता है। तो पदांतिक है कि नहीं? गौरी धन औ में गौरी का रेफोत्तरवर्ती का, ये पदांतिक है कि नहीं है? नहीं है, क्यों? क्योंकि सुप या तिंग प्रत्यय लगते हैं तभी पद बनते हैं, और इसमें अभी सुप प्रत्यय लगा नहीं है। लगा नहीं है। अभी ये प्रकृति के रूप में है, अभी पद के रूप में नहीं है। तो प्रकृति के रूप में गौरी है, इसलिए इसको ह्रस्व नहीं हुआ, यण हो गया गौर्यौ। अब यहाँ पर प्रसंगवशात एक सूत्र याद आ गया, अचोरहाभ्याम द्वे। एक द्वित्व करने वाला सूत्र आपको मिला था, कौन? अनचिच। अनचित। और दूसरा ये सूत्र मिल गया, एक कारा अच से परे रेफ हकार हो और उससे परे यर हो। ध्यान दीजिए, गौरियों में अच है, ग के बाद औ है ना, तो जो है कि ये अच हो गया। तो अच से परे, अच से परे कौन हो? रेफ हो, हाँ, और उससे परे यर हो। तो गौ में औ जो है कि अच हो गया, उससे परे रेफ हो ही गया, र गौर। और फिर यकार य है, उसको द्वित्व हो गया, तो गौरियौ। और वो भी विकल्प से होता है, तो एक बार गौरियों में दो य हो गया, और जब सूत्र नहीं लगा तो एक य भी होने में कोई आपत्ति नहीं। जितने द्वित्व वाले हैं प्रायः विकल्प से होते हैं, तो इसलिए इनका कोई बहुत महत्व नहीं रहता है। जो जो व्यक्ति कभी आपका साथ दे और कभी न दे, उसका जीवन में आपके अधिक महत्व नहीं होता है उस व्यक्ति की अपेक्षा जो आपका साथ हमेशा दे, है कि नहीं? हमेशा साथ देने वाला व्यक्ति को ध्यान में रखा जाता है, उसका महत्व दिया जाता है। लेकिन जो आपको कभी छोड़ दे, कभी साथ में रहे, उस व्यक्ति का कोई महत्व रखता है? नो सर। ऐसे व्यक्ति का महत्व होता है जीवन में? नहीं सर। नहीं। अरे भूल नहीं रहे, नहीं होता है। तो वही बात है, जो विकल्प वाले सूत्र होते हैं वो कभी कार्य करेंगे, कभी नहीं करेंगे, तो ऐसे सूत्रों का बहुत महत्व नहीं रहता है, ठीक है। इसीलिए आप गौरियों में य दो करें न करें, दोनों में बात कोई अंतर नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है। तो ये गौरियो न समास से। अब एक चीज और कह दिए, समास जहां वो वहां पदांतिक को ह्रस्व मत करिएगा। इसीलिए हम लोग शुद्धि उपास्य जब पढ़े थे, सुधी धन उपास्य, तो वहां पर हम लोग ह्रस्व नहीं किए थे, क्योंकि सुधी भी उपास्य है, ऐसा करके हम लोगों ने तृतीया तत्पुरुष समास किया था। तो जहां समास होगा वहां पर ह्रस्व नहीं होता पदांतिक को। जैसे वाप्यस्व, वापी अस्व, यहाँ पर भी सप्तमी तत्पुरुष समास है। वाप्याम अस्व, वाप्यस्व, तो वापी अस्व है, यहाँ दीर्घ इकारांत वापी है, अस्व और जो है कि असवर्णीय परे है, तब भी यहाँ पर ह्रस्व नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि समास है। और इसी तरह से शुद्ध उपास्य हमें भी समझ लेना चाहिए, ठीक है। अब अंतिम जो सूत्र है रित्य कहा, ये कहता है कि रित रित परे रहते पदांतक को ह्रस्व होता है। तो देखिए आगे इसके पेज कर दिया जाइए, तो रित परे रहते पदांतक को ह्रस्व होता है। जैसे ब्रह्मा है और ऋषि ही, ब्रह्मा ऋषि ही, तो ब्रह्मा ऋषि ही था। अब यहाँ
ऋषि में री परे है, तो रित परे रहते पदांत ई को ह्रस्व हो गया, पदांत अक को ह्रस्व हो गया। पदांत अक प्रत्यार में अ आता है कि नहीं? दीर्घाकार, अक प्रत्यार में दीर्घाकार भी आएगा ना, तो दीर्घाकार को क्या हो जाएगा? हाँ, ह्रस्व हो जाएगा, तो ब्रह्मा को ह्रस्व होकर के ब्रह्म बन जाएगा। ठीक है, और आगे ऋषि, तो ब्रह्मा ऋषि था, पदांत इक होने के पदांत अक होने के कारण ब्रह्मा पदांत अक है, पद के अंत में अक है, पदांत अक से रित परे रहते, ह्रस्व ऋकार, ऋषि का ऋकार परे है तो ह्रस्व हो गया, तो क्या बन गया? ब्रह्म ऋषि। और वही नियम लगा दीजिए, ह्रस्व विधि सामर्थ्यात् न स्वर संधि, ह्रस्व विधि होने के कारण स्वर संधि नहीं। ठीक है, तो ब्रह्म ऋषि और वो होकर के क्या कहते हैं फिर इसको, जिस समय ये ह्रस्व नहीं हुआ, जिस समय ह्रस्व नहीं हुआ उस समय जो है क्या कर दिया जाएगा? उस समय जो है कि ब्रह्मा है, ऋषि है, यहाँ पर गुण कर लीजिए, यहाँ पर गुण कर लीजिए, तो अ और री के स्थान पर गुण क्या होता? अर, तो ब्रह्मर और ऋषि को मिला दे ब्रह्मर्षि। ठीक है, यहाँ पर भी पदांत का संबंध है, जैसे पदांत ई को ह्रस्व हो रहा था वैसे पदांत अक को ह्रस्व हो रहा है। यदि पदांत अक को नहीं कहा जाता तो आर्क्षत ये प्रयोग है, तो आ है ऋक्षत है, आ है ऋक्षत प्रयोग जो है, ऋक्ष धातु गमन अर्थ में है और इसके ये लंग लकार का रूप है, तो लंग लकार में ऋक्षत बना, आठ का आगम हुआ, तो जो आठ का आगम हुआ उसमें ट चला गया, आ बचा, तो आ जो है वो अक तो है और ऋक्षत जो है कि माने ह्रस्व ऋकार परे भी है, तो अक भी मिल गया, ह्रस्व ऋकार परे भी मिल गया, तब भी यहाँ ह्रस्व नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यह जो आ है, आ ऋक्षत वाला जो आ है, यह आ पदांत नहीं है, तो पदांत नहीं तो ह्रस्व नहीं हुआ, तो यहाँ वृद्धि आटस्य आटुच परे वृद्धि रेखा देश, तो यहाँ पर प्राप्त जो वृद्धि उससे वृद्धि हो गई, तो आ और ऋक्षत दोनों के स्थान पर आर वृद्धि हो गई, तो आर्क्षत प्रयोग बना। इस तरह से यहाँ पर अंतिम में हम लोगों ने देखा कि बहुत से ऐसे सूत्र हैं जिन सूत्रों ने स्वर का माने संधियों को नहीं दिया, उसमें एक तो प्रकृति भाव भी संधियों को नहीं होने देता, और दूसरा कोई जैसे यहाँ पर ह्रस्व विधान सामर्थ्यात्, तो कुछ कार्य विधान होने के कारण भी तत्त जगहों पर संधि का अभाव हो जाता है। माने कोई सूत्र अगर व्यर्थ हो रहा है किसी संधि को करने पर, तो वो भी संधि बाधित हो जाती है। तो दो तरह से संधि बाधित होती है, एक तो संधि बाधित होगी जब प्रकृति हो जाएगा, और दूसरी परिस्थिति में संधि तब बाधित होगी जब कोई सूत्र व्यर्थ हो रहा होगा, ह्रस्व विधि व्यर्थ हो, दीर्घ विधि व्यर्थ, कोई भी विधि यदि व्यर्थ हो रही है तो संधि को रोक दिया जाएगा। तो आप जाने कि दो परिस्थितियों में संधियों का अभाव हो जाता है, इसीलिए आपको बहुत लघु सिद्धांत है, तो बहुत संक्षेप में आपको एक दिग्दर्शन करा दिया गया, एक इशारा दे दिया गया कि इस तरह से आप संधि और संधि के अभाव कहाँ कहाँ होंगे इसको आप समझेंगे। तो हम लोग आज का पाठ आचार्य लव शुक्ल जी, आप कुछ, जी जी आचार्य जी का दर्शन हुआ, कुछ कहना चाहते हैं आचार्य जी? आओ। हाँ सौरभ, हाँ किसी की कोई जिज्ञासा हो? प्रणाम लव सर। जी भी कुछ कहना चाह रहे थे क्या?
हाँ बोलिए बोलिए सौरभ, बोलिए, आप बोलना चाह रहे हैं, कोई बोलिए जो जी सर। जिज्ञासा हो। हम्म, सर संधि जब ये टूट जाएगी, क्या सर अर्थ भिन्न हो जाएंगे? नहीं, संधि के टूटने से अर्थ भिन्न नहीं। बहुत्र समास के अभाव में अर्थ भिन्न हो जाते हैं। जैसे आ, जो है कि समास प्रकरण में जब आप जाएंगे तो वहां पर बहुत जगह आता है देवानाम प्रिय। तो देवानाम प्रिय का अर्थ होता है मूर्ख, और देव प्रिय का अर्थ मूर्ख नहीं होता। तो समासा भाव में भिन्न अर्थ, समास होने पर भिन्न, परंतु संधि पे टूटने न टूटने से अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम्म, कहाँ थे, 2 4 दिन थे नहीं क्या पाठ में? सर प्रारंभ की कक्षा यूट्यूब से पढ़ रहे थे, क्योंकि सर सवेरे हम बाहर थे गांव पर, इसलिए। नहीं नहीं, आप यूट्यूब से नहीं, आप यहाँ जुड़ कर पढ़ा करिए, आपके अलावा जिज्ञासा करने वाले लोगों की कमी हो जाती है। जी सर। फिर आपके जिज्ञासा से अन्य भी लाभान्वित होते हैं। अन्य लोग संकोच में नहीं बोलते हैं, क्योंकि वहाँ यहाँ पर उनको अपने बातों को कहने में संकोच होता है, तो कम से कम आपके माध्यम से सुन लेंगे। तो बहुत बढ़िया, संधि के अभाव से कोई अर्थ पर प्रभाव नहीं पड़ता। और बोलिए। हाँ जी देखिए, आचार्य जी ने लिखा संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्य तु साक्षाम अपेक्षते। तो संहिता माने संधि कहाँ कहाँ अनिवार्य है? तो एक पद में संधि अनिवार्य है, और धातु उपसर्ग में संधि अनिवार्य है, और समास में संधि अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त वाक्य में विवक्षाधीन है। संधि करना चाहें तो कर लीजिए, रामः गच्छति रामो गच्छति, दोनों प्रयोग साधु हैं, परंतु रामेण में राम इन ऐसा एक बार बोलें, एक बार रामेण बोलें, ये नहीं हो सकता। हाँ, तो रमा एति, रमा एति अगर ऐसा वाक्य हम बोल रहे हैं, रमा गच्छति इस अर्थ में, तो ये साधु है, रमा एति, क्योंकि वाक्य है। रमा एति रमेति, रमैति वृद्धि भी कर सकते हैं, और सामान्य भी रमा एति ये भी कर सकते हैं। तो ये दोनों कर सकते हैं, परंतु वाक्य है। परंतु यदि समान त्याग हो तो आपको छूट नहीं है। तो संहिता कहाँ नित्य होती है? तो उसके लिए वही है, एक पदे नित्या संहिता, धातु उपसर्गयोः नित्या संहिता, हाँ समासे नित्या संहिता, अन्यत्र विवक्षाधीना संहिता। ठीक है, संहिता इत्युक्ते संधि। ठीक है, तो संधि 3 जगहों पर नित्य, अन्य जगहों पर वैकल्पिक। ठीक है, जी और सर। कोई जिज्ञासा? ये सर एक सर पूर्व के प्रश्न संधि प्रकरण से है। बोलिए बोलिए। सर हम लोग देखते हैं कि जब सर कंठ तालु या कंठ ओष्ठ हो जाता है, तो उसे कंठ और तालु के साथ सवर्ण मान लिया जाता है। जी, परंतु सर जब हम लोग ये देखते हैं, ये इयम गणना नासिका च, तो सर ये सर इया को म से सवर्ण क्यों नहीं कहते हैं? हम्म, ऐसा है कि वहां पर बहुत चर्चा की गई है, जहाँ तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्ण में बात आई है कि क्या माना जाए। एक जो माने स्थान और प्रयत्न, तो स्थान प्रयत्न में साम्य किस तरह का लिया जाए, तो उसमें अनेक चर्चाओं में ये अंत में कहा गया कि स्थान कृत साम्य होना चाहिए। तो स्थानकृत साम्य में वही प्रश्न जो आपने कहा कि न का और म का एक स्थान है, तो स्थानकृत साम्य तो है, सवर्ण संज्ञा क्यों नहीं? तो का स्थान में नासिका आता ही नहीं है। ओष्ठात प्रभृति प्राकाकलकात स्थानम, ये ओठ से लेकर के कंठ का ये जो घंटी है, यहाँ तक के बीच का निर्धारण कर दिया।
कि यही स्थान है, इन स्थानों से उच्चरित जो होगा तो यावत स्थान साम्य लिया जाएगा। यावत स्थान माने एकदम, यावत स्थान साम्य का मतलब कि कि एकदम संपूर्ण रूप, यावत स्थान साम्य यत किंचित स्थान साम्य, दो पक्ष आए हैं। यावत स्थान साम्य यत किंचित स्थान साम्य। यावत स्थान साम्य मानेंगे तो वही बात आएगी कि जैसे अ के साथ फिर जो है कि अ के साथ अ का तो होता ही कंठ तालु इत्यादि में अधिक होने पर भी अ और ई के स्थान पर हम जो कंठ तालु इत्यादि करते हैं तो एक साम्य मान लेते हैं कि भाई इसका स्थान उसका स्थान दोनों का, या गुण करने जाते हैं तो ई के स्थान पर ए करते हैं तो इचु ईशानाम तालु ए दई तो कंठ तालु, तो ए कर लेते हैं तो वहां पर साम्य मान लेते हैं। कदाचित मने उससे वो तो नहीं होता है, उससे पूरी सवर्णों का ग्रहण नहीं होता, लेकिन साम्य मानते हैं। तो यद किंचित स्थान साम्य हो कि यावत स्थान साम्य हो, अंत में यही आता है कि यद किंचित स्थान साम्य माना जाएगा, लेना होगा, परंतु वो स्थान कहाँ से कहाँ तक हो, नासिका वाला नहीं लिया जाएगा। ओष्ठात प्रवृत्ति प्राक का कलकात, ये माना। ठीक है, समझ में आई बात? बाकी जी चर्चा इस पर विस्तृत और करना होगा तो हम बाद में कर लेंगे। ठीक, और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो बताएं, अन्यथा आज पाठ को जी जल्दी प्रणाम विराम दे प्रणाम लेंगे। जी गुरुजी, मेरी एक जिज्ञासा थी कि ये जो श्लोकोच्चारण हम काल बोलिए। में संधि युक्त पदों को पढ़ा जाना अनिवार्य है या संधि तोड़ के भी पढ़ सकते हैं श्लोकोच्चारण में? छंद के संदर्भ में प्राय आचार्यों का मानना है कि संधि करके ही चलना चाहिए, संधि रहित नहीं होना चाहिए श्लोकों के संदर्भ में, माने छंद के संदर्भ में भी संधि अनिवार्य, ऐसा आचार्यों ने माना है। अब बाकी इसके संदर्भ में और छंद शास्त्र में क्या है उसके संदर्भ में भी मैं बहुत दृढ़ होकर के कुछ नहीं कह सकता, परंतु प्राय आचार्यों का व्यवहार है कि संधि का पालन होना चाहिए श्लोकों में। ठीक ना? जी धन्यवाद। और कोई? अस्माकम् अग्रजाः संयुक्ताः सन्ति इदानीं। जी, जातं मध्ये सम्यक्तया अध्ययनम् अस्माकं सन्धि प्रकरणं यावत् पूर्णम् अभ्यासं कृत्वा वयं सर्वे पुनः हलसन्धिं पठितुम् अत्र प्रभवाम इति संकल्पं कृत्वा इदानीं गच्छामः। सायंकाले पुनः संस्कृत सप्ताह महोत्सवस्य कार्यक्रमे ये खलु प्रतिभागिनः सन्ति तत्र व्याख्यानस्य अपि अवसरः, व्याख्यानलाभस्य, पुनश्च व्याख्यानं श्रुत्वा छात्राणां कृते तत्र अन्ते प्रतियोगिता अपि परिकल्पिता अस्ति। अतः सर्वे तत्र समायान्तु, सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनम् अस्ति। इदानीं विरमामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।